बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच हुई सुलह। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए की टीमें राजस्थान और हरियाणा में कर रही छापेमारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। 2024 में अपने पहले बड़े कदम के तौर पर केंद्र सरकार लागू कर सकती है नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब खबरें विस्तार के साथ। हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच मंगलवार देर शाम को सुलह हो गई है। इसके बाद संगठन ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने आईपीसी की धारा 106 अंक 2 में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता पर विचार किया है। ये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। इन्हें लागू करने से पहले संगठन की राय ली जाएगी। उधर संगठन के अध्यक्ष अमितलाल मदान ने कहा है कि गृह सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि बैठकर इस कानून की समीक्षा करेगी। इस बीच मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर समेत देश के कई हिस्सों में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में बुधवार से यात्री बस, स्कूल बस और ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगे हैं। इंटरस्टेट बसों का संचालन भी होने लगा है। दूध और फल सब्जियों की सप्लाई आम दिनों की तरह सामान्य हो गई है और सिटी बसों का संचालन भी शुरू हो गया है। राजस्थान में हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद बसों और ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है। बुधवार सुबह से प्रदेश की प्रमुख मंडियों में ट्रकों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं पेट्रोल पंपों पर भी ऑयल की सप्लाई मंगलवार देर रात से स्टार्ट हो गई है। अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि बुधवार शाम तक सब्जियों व अन्य सामान की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। वहीं जयपुर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मोहाना में 2 दिन से बड़े सब्जियों के रेट अब सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी भी देश के कई इलाकों में ड्राइवर कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें सुबह से राजस्थान और हरियाणा में छापेमारी कर रही हैं। शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी से मिले इनपुट के बाद एनआईए ने छापेमारी का प्लान तैयार किया। अधिकारियों को उम्मीद है कि हत्याकांड के पीछे कुछ और लोग भी हैं जो जांच के दौरान सामने आए हैं। आज सुबह करीब 5 बजे से एनआईए की टीमें एक्टिव हुई और बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। जानकारी के अनुसार राजस्थान में 3 जिलों में ये छापेमारी चल रही है। इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं जिनके यहाँ पर टीमें पहुंची हैं। राजस्थान में कुल 15 जगहों पर छापेमारी की जानकारी सामने आई है। जयपुर में कार्रवाई के दौरान एनआईए की टीम ने शूटर रोहित राठौर की मां और बहन से भी पूछताछ की है। वहीं हरियाणा में 10 जगहों पर एनआईए ने रेड की है। एनआईए ने अजमेर जेल में बंद सभी 7 बदमाशों से पूछताछ की। उसमें कुछ अहम जानकारी एनआईए के हाथ लगी है। इसमें हथियारों की सप्लाई, आने वाले दिनों में किसे टारगेट किया जाने वाला था, हत्याकांड से पहले दोनों शूटर जयपुर में और जयपुर के आसपास किन किन लोगों से मिले, जिन लोगों से मिले वह किन लोगों के संपर्क में थे, दोनों शूटरों को सहयोग कर बरगलाने वाले लोगों तक एनआईए की जांच जाने वाली है। एनआईए की एकाएक छापामारी से राजस्थान और हरियाणा में बड़ी गिरफ्तारी होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार एनआईए के पास एक दूसरी स्टोरी भी है जो इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। गौरतलब है कि ईडी ने उन्हें तीसरी बार समन पेश कर आज यानी 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके पहले ईडी ने 2 समन भेजकर 2 नवंबर और 21 दिसंबर को केजरीवाल पेश होने को कहा था, लेकिन केजरीवाल ने इन दोनों समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विश्राम के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नोटिस क्यों जारी किया गया है। हम ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी के नोटिस गैर कानूनी है। इनकी मंशा केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है ताकि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल प्रचार न कर सके। बता दें कि इसी साल अप्रैल में शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी।
वे सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और आज 8:30 बजे एजेंसी के ऑफिस से बाहर आए थे। सीबीआई से पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि आज भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इससे ये समझ आता है कि उनके पास कुछ छिपाने के लिए है। वे अपराधियों की तरह छिपते फिर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2024 में अपने पहले बड़े कदम के तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए लागू करने का फैसला लगभग कर लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने 26 जनवरी से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का ये फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। बता दें कि सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। गृह मंत्रालय से सीएए लागू करने के ठोस संकेत गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल में 27 दिसंबर को हुई घोषणा से मेल खाते हैं। उन्होंने आप सभा में कहा था कि सीएए देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बता दें कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार देता है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और खुफिया अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री ने स्थानीय खुफिया सूत्रों को मजबूत करने को कहा। साथ ही पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के निर्देश दिए। अमित शाह ने अधिकारियों को आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करने, आतंकवाद को खत्म करने के निर्देश भी दिए। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में 21 दिसंबर को आतंकियों ने घात लगाकर सेना पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। मामले की जांच के लिए सेना ने 3 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिनके शव कुछ दिनों बाद इलाके में पड़े मिले थे। उधर युवकों के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया था कि सेना की हिरासत में तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। इन घटनाओं के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुंछ का दौरा भी किया था। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं के चलते ही अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे केरल के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी 2 जनवरी की दोपहर लक्षद्वीप पहुंचे थे। उन्होंने लक्षद्वीप के अगत्ती में एक जनसभा को संबोधित भी किया। 2 जनवरी की रात पीएम मोदी ने यहीं गुजारी। आज वह लक्षद्वीप के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दरअसल पीएम मोदी 2-3 जनवरी को 3 राज्यों के दौरे पर आए हुए हैं। दौरे की शुरुआत उन्होंने तमिलनाडु से की थी। प्रधानमंत्री 2 जनवरी की सुबह 10:30 बजे सबसे पहले तिरुचिरापल्ली पहुंचे थे। यहां वे भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री के साथ राज्य के गवर्नर आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद रहे थे। इसके अलावा पीएम ने तमिलनाडु में रेल, सड़क, तेल और गैस शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इससे पहले पीएम ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, जिसे 1100 करोड़ रुपए में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर मैदानों पर भी दिखाई दे रहा है। श्रीनगर में झीलें जम गई हैं। वहीं यूपी, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में पारा 6 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच ठहर गया है। मैदानों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं यूपी के लखनऊ में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। इससे पहले कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में बुधवार तड़के गरज चमक के साथ पानी बरसा। कौशाम्बी और जौनपुर में भी हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती हवा की वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को 12 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। पूरे यूपी की बात करें तो बर्फीली हवाओं के कारण पहाड़ों जैसी ठंड महसूस हो रही है। मंगलवार को मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर और गोरखपुर में सीवियर कोल्ड डे देखने को मिला था। बुधवार को भी कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया था।
वाराणसी में हवा की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रयागराज में बारिश से न्यूनतम पारा गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम पारा 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आज की बात करें तो 7 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बारिश से 48 घंटे के बाद कोहरा कम होने का अनुमान है। बिहार की बात करें तो सभी जिले करकराती ठंड और शीतलहर की चपेट में है। लोगों को सुबह और शाम के समय ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। धूप का असर कम होने के साथ ही कनकनी बढ़ रही है। 4, 5 और 6 जनवरी को मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक धूप खिली रहेगी, लेकिन उत्तर बिहार में कोहरा छाया रहेगा। अगले 24 घंटे के बाद उत्तर बिहार में भी मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते अगले 2 दिन लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।